लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जो इस पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की मिसाल है, जिसने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अपने अकेले के दम पर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को महज आधे घंटे में तय किया जाने लगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में यह अद्भुत काम कर दिखाया। तो दोस्तों आइए, बिना आपका समय खराब किए हुए मैं शुरू से इस जुनूनी इंसान के बारे में डिटेल में बताता हूं। माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म करीब 1934 में हुआ था। दशरथ बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में रहते थे। इस पिछड़े गांव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में ना तो दुकान थी, ना ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए वहां के लोगों को गांव और कस्बे के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 70 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयलों की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट आए और फागुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ का परिवार गरीब तो था, लेकिन बहुत खुश था, और फागुनी, जिसे दशरथ प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वो तो उनकी जान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां की मुमताज। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसला और वह पहाड़ों से गिर गई, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो गई और अगले कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर फागुनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन गहलौर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था, और पहाड़ के घुमावदार रास्ते से शहर की दूरी बहुत ही ज्यादा थी। यह घटना दशरथ मांझी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत ने उनका साथ जो छोड़ दिया था, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वह इस विशाल पहाड़ को काटकर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जिससे किसी और की मोहब्बत उसका साथ न छोड़े। और फिर उसके बाद से वो पूरे 22 साल लगे रहे। न दिन देखा न रात, न धूप देखी न छांव, न सर्दी न बरसात, बस लगे रहे। वहां न कोई पीठ ठोकने वाला था, न शाबाशी देने वाला। उल्टे गांव वाले उनका मजाक उड़ाते फिरते। परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और यही सच हुआ। दशरथ ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी की मदद से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया, और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उसकी प्रेमिका, उसकी फगुनिया को उससे छीना था। अब गहलौर और वजीरगंज की दूरी, जो पहले 60 किलोमीटर होती थी, अब सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई है। बच्चों का स्कूल, जो 10 किलोमीटर दूर था, अब सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। पहले अस्पताल पहुंचने में सारा दिन लग जाता था,
उस अस्पताल में अब लोग सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। आज उस रास्ते को उस गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब दशरथ ने यह काम स्टार्ट किया था तो लोग उन्हें पागल कहते थे और मजाक भी उड़ाते थे कि अकेला तो क्या कर लेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। Raise your hand if you're struggling to increase your cash flow. And listen to this very, very carefully. This one technique will instantly turn your negative cash flow into a positive one, even if your revenue is not increasing. All you have to do is increase the payable duration and reduce the receivable duration. Now, what I mean here is when you और साथ ही साथ सफल होने के लिए संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल का कठोर मेहनत करने के बाद दशरथ ने इस पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था। दोस्तों, दशरथ मांझी का कहना था कि अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ आता था उसी के दम पर मैं मेहनत करता रहा। मेरा यही मंत्र था कि अपनी धुन में लगे रहो, अपना काम करते रहो। चीजें मिले ना मिले इसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो आता ही है। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा और साथ ही साथ दशरथ मांझी के नाम पर पक्की सड़क और हॉस्पिटल के निर्माण का वादा किया। मार्च 2014 में आमिर खान द्वारा चलाए गए प्रसिद्ध टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान ने मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को पैसे ना होने की वजह से बसंती देवी की मृत्यु हो गई और हाल ही में उनके पति ने यह कहा कि करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी? हाँ, मैंने माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जो इस पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की मिसाल है, जिसने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अपने अकेले के दम पर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को महज आधे घंटे में तय किया जाने लगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में यह अद्भुत काम कर दिखाया। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय खराब किए हुए मैं शुरू से इस जुनूनी इंसान के बारे में डिटेल में बताता हूं। माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म करीब 1934 में हुआ था।
दशरथ बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में रहते थे। इस पिछड़े गांव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में ना तो दुकान थी, ना ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए वहां के लोगों को गांव और कस्बे के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 70 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयलों की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट आए और फागुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ का परिवार गरीब तो था, लेकिन बहुत खुश था, और फागुनी, जिसे दशरथ प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वो तो उनकी जान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां की मुमताज। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसला और वह पहाड़ों से गिर गई, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो गई और अगले कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर फागुनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन गहलौर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था, और पहाड़ के घुमावदार रास्ते से शहर की दूरी बहुत ही ज्यादा थी। यह घटना दशरथ मांझी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत ने उनका साथ जो छोड़ दिया था, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वह इस विशाल पहाड़ को काटकर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जिससे किसी और की मोहब्बत उसका साथ न छोड़े। और फिर उसके बाद से वो पूरे 22 साल लगे रहे। न दिन देखा न रात, न धूप देखी न छांव, न सर्दी न बरसात, बस लगे रहे। वहां न कोई पीठ ठोकने वाला था, न शाबाशी देने वाला। उल्टे गांव वाले उनका मजाक उड़ाते फिरते। परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और यही सच हुआ। दशरथ ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी की मदद से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया, और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उसकी प्रेमिका, उसकी फगुनिया को उससे छीना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अमेजिंग लगी होगी। एक लाइफ चेंज करना, मतलब मैं भी मांझी जी के बारे में बहुत सुना करती थी, पर जब ये वीडियो मैंने देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि कोई पीठ थपथपाने वाला भी नहीं है, उल्टा गालियां देने वाले लोग हैं। और तब उन्होंने इतनी अमेजिंग घटना घटी। तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है। राजू जी, सुमित जी, सचिन यादव जी, पठान जी, मेरे को कुछ लोगों का मैसेज आया, मैम दोबारा से वीडियो प्ले कर दूं, हमारी आधी रह गई थी इसलिए मैंने दोबारा से प्ले करी। हेमंत कुमार जी, PR चौधरी जी, गणेश जी, गणेश इंडिया जी, आहसान राही जी, महेश पासवान जी, पूजा कुमारी जी, अंकुर कुमार जी, नीरज सिंह जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार कैमरे पे आ जाए मोनू खान SRK जी, नवेद अली जी, क्या बात है। सुहानी यादव जी गुड मॉर्निंग। प्रेम किशोर लवानिया राइट। प्रकाश परिदा जी गुड मॉर्निंग। मोनू जी गुड मॉर्निंग। सुभांशु जी गुड मॉर्निंग। विकास जी गुड मॉर्निंग। जल्दी से कैमरे पे आ जाए। सचिन राजपूत जी, उत्तम जी, विकास सिंह जी, कुमार जी, अश्विनी जी, दत्ता कामले जी, रामकर यादव जी, आकांक्षा जी, संदीप जी, क्या बात है, मोहम्मद अजीम जी, प्रेम मुंदा जी, 59 प्लस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संडे के सेशन में हमें इतने सारे लोग, मतलब आज का नाश्ता मुझे लग रहा है मेरे वेबिनार को अटेंड करते हुए आप लोग लेंगे। बट ये थोड़ा सा जबरदस्त वेबिनार होने वाला, जहां पर मैं आपको बहुत
अमेजिंग अमेजिंग माइलस्टोन्स बताने वाली हूँ, अमेजिंग अमेजिंग माइलस्टोन्स, और अपने बारे में बताने भी वाली हूँ आज। कैमरे पे आ जाओ जल्दी से। विकास जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। राम राम सार, रणवीर रजवीर सिंह जी राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी। संजय जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक जबरदस्त गुड मॉर्निंग के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो आपने वीडियो देखी होगी डेफिनेटली। नरेश तन्वर जी क्या समझ आया वीडियो देखकर? नरेश तन्वर जी क्या समझ आया वीडियो देखकर? मैम यही है कि कोई अगर हौसला बना के अपना कुछ भी काम करे तो कामयाबी जरूर मिलती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मोनू जी, मोनू जी, SR के जी क्या समझ आया वीडियो देखकर? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं सब लोग एक एक वर्ड जो उनको समझ आया वीडियो देखकर। कुछ आंख खुली हो, कुछ समझ आया हो, कुछ आइडिया लगा हो, जल्दी से बताएं, जल्दी से, फास्ट फास्ट। मैं वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का। नारायण सिंह परमार जी आप बताएं क्या समझ आया आपको? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें, फास्ट। कम ऑन एवरीवन, समझ भी आया है वीडियो? सुनाई नहीं दी आपको? लगा ये तो वीडियो चल रही है, कोई बात नहीं। एहसान जी जय श्री राम जी। हौसला हो तो कुछ भी कर सकते हैं, सचिन राजपूत जी बोल रहे। क्या बात है सचिन राजपूत, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कंसिस्टेंसी, क्या बात है अमित सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगातार। मोनू जी, उत्तम जी, नावीद अली जी, नारायण जी क्या समझ आया वीडियो देखकर? सुभांशु जी, नीरज जी, पूजा कुमारी जी, वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का कमेंट में। हेमंत कुमार जी आज हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे IBC बने हैं हाल फिलहाल में। हेमंत जी क्या समझ आया वीडियो देखकर? हेमंत जी आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो आप अपने आप को। इंटरेक्टिव सेशन होने वाला, बहुत मजा आने वाला है आज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, बताएं हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, बताएं क्या समझ आया वीडियो देखकर? एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल हेलो। सर, अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए तो लगन से किसी काम को करना। तो शिखा मैम बोल रहे हैं, राजवीर सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल सर, हेमंत जी बिल्कुल सही बात बोली है आपने। आप सब ना मतलब बहुत बहुत ज्यादा सीख चुके हैं इस सेशन से। मुझे लगता नहीं है आगे ज्यादा बड़ा सेशन लेने की जरूरत है। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अंडरस्टूड है, आप समझते हैं इस बात को कि अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ये जो आज आपने वीडियो देखी इसका हमारे टॉपिक से क्या लेना देना है। पठान जी थोड़ा सा सिंसियर होके बैठ जाए, जो आपके साथ है उनको भी बोले सेशन अटेंड कर ले। नीरज जी आज का टॉपिक क्या है? नीरज जी, नीरज जी, अगर आप में से कुछ लोग, पूजा मैम हमारी एक्टिव IBC हैं, हमारी अमित जी एक्टिव IBC हैं, आप लोग ही मेरी लाइन को कंप्लीट करना है एक बार कि बिंद्रा जी क्या कहते हैं? ढूंढो 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 ढूंढो। अंकुर जी क्या कहते हैं बिंद्रा जी? गड्ढा ढूंढो मैम, बहुत, प्रॉब्लम ढूंढो। ढूंढो ढूंढो प्रॉब्लम ढूंढो। और यस, प्रॉब्लम के बाद सुभांशु जी क्या मिलती है? प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं तो क्या मिल जाती है एक बंदे को? सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी। करके दिखाने की। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। एहसान राही जी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? कहाँ जाना है आपको? मीटिंग भी तो कर चुके हैं स्टार्ट, क्या करना है स्टार्ट? एहसान जी पहले आपसे बात करूंगी मैं, फिर आगे मीटिंग में बढ़ेंगे। आप क्या स्टार्ट चाहते हो ये तो बता दो मुझे। स्टार्ट तो कर दी है हमने मीटिंग, किसी से बात ना करें क्या? बस अपना अपना ज्ञान देते रहें, वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिंद्रा सर कहते हैं ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो, और जब गड्ढा ढूंढ लेते हैं तो हाथ में आ जाती है अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी के दम पे लोग बड़े बड़े इतिहास रचते हैं। क्या रचते हैं? इतिहास रचते हैं। इतिहास रचने के लिए गड्ढा ढूंढना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है
कुछ भी नहीं है मांझी। आप सब ना मांझी बन सकते हो, आप सबको ना पद्मश्री अवार्ड मिल सकता है, आप सब बहुत बड़े काम कर सकते हो। पता है क्यों? करना कुछ भी नहीं है, बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक गड्ढा ढूंढना है, और वो गड्ढे से आपको अपॉर्चुनिटी बनानी है, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। और ये करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना घुसने का। ओयो, ओयो का नाम सुना है आप सबने? क्या किया ओयो ने? गड्ढा ढूंढा। आज से 10 साल पहले अगर आपको, आप दिल्ली में बैठे हो, अगर आपको बैंगलोर में जाकर, अगर आपको बैंगलोर में जाकर रहना पड़े, कोई पेपर देना पड़ जाए, मुझे याद है मेरे को एक बार बैंगलोर में पेपर देने जाना था एक साइंस इंस्टीट्यूट में, और मेरे पिताजी ने पूरी अपनी कॉपी निकाली, सारे रिश्तेदारों की लिस्ट निकाली, उसमें से एक हमारे कोई दूर के रिश्तेदार के घर में रहना पड़ा, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है एट पॉइंट्स। और हम जब इतना पैसा लगा के जा रहे हैं तो क्या हम एक रूम नहीं ले सकते थे? बट ना ही कोई रूम मिलता था, ना ही सेफ होता था कहीं जाना। पर ओयो ने आज पॉसिबल करा। आप अभी प्लान बनाओ, अभी के अभी आप बैठे हो अपनी जगह पे, प्लान बनाओ, मुझे वहां फलानी जगह घूमने जाना है। आपको फलानी जगह घूमने जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, ओयो का ऐप डाउनलोड करना है, और आप ओयो की वजह से आपके पास इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जहां जाते हैं वहां पे रह सकते, जितना रेट आप दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रह सकते हैं। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हैं ना आज, ये सब लोगों ने गड्ढा ढूंढा। और जैसे मांझी जी की स्टोरी है ना, सिमिलर स्टोरी ओयो की है, सिमिलर स्टोरी एमबीए चाय वाले की है, और सेम स्टोरी आप सबकी है, और सेम स्टोरी मेरी है। आपको मैं अगर अपनी बात बताऊं, आज से 12 साल पहले, यानी कि 2010 में, सही बोल रही हूँ मैं, 22, आज 2022 चल रहा है, 12 साल पहले मैंने अपने ब्रदर को एक मेल लिखी थी, और उसमें ये लिखा था, मुझे ना जॉब नहीं करनी भाई, मुझे ना बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है मुझे, मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ये वो। मैंने एक मेल लिखी। एक छोटा सा बच्चा है, 10वीं में पढ़ता है, वो एक मेल लिखता है अपने घर वालों को कि मुझे, बिकॉज माई ब्रदर वाज आउटसाइड, मतलब वो कहीं दूर रहते थे, तो मैंने उनको मेल लिखी। मुझे लगा मेल में मैं ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊंगी। वो मेल मेरे पास आज भी पड़ी है, और मैंने उस मेल में लिखा था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। और मेरे ब्रदर का अगले दिन मुझे कॉल आया, बोला मैंने वो मेल तुम्हारी देख ली है, पर ज्योति अभी तुम पढ़ाई करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतना ऐसे सोचने की। पर जो मेरा मेरा खुराफाती दिमाग है ना, उसने बोला मैं नहीं रुकूंगी। मैंने अपना एम्बिशन अपने अंदर रखा। 2012 में जब मैंने अपना 12वीं पास किया तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ना, मेरे को एक ही बात पता थी, मेरे को एक ही धुन सवार था, वो ये था कि मुझे ना एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे ना अपना खुद का काम करना है। मैं कभी भी ना किसी और के लिए काम नहीं करूंगी, ये तो पक्का है। तो मैंने क्या किया, मेरे को इतना पता था कि नौकरी भी करने के लिए, या फिर आजकल की नौकरी करने के लिए, या फिर अपना बिजनेस करने के लिए आपके अंदर ना लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। बस मुझे इतनी बात पता थी। वो स्किल को एक्वायर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना, उसमें लिखा था लीडर्स फॉर टुमारो। बस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं फ्लायर आया और उसमें लिखा था लीडर्स फॉर टुमारो। मैंने कहा लीडर्स फॉर टुमारो लिखा है ना, इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें ज्वाइन कर लेती हूँ, देखी जाएगी। तो जब मैंने वहां ज्वाइन करा, दिल्ली के लोग थे, बहुत कॉम्पिटिटिव, तो लीडर दिल्ली के लोग थे, और मैं गई थी फरीदाबाद जिले में, मेरा घर है, और मेरे को बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं थी, मतलब मैं वहां के लोगों से डील भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे याद है 1 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा दिन आया, मैं वहां पर रो कर आई, फूट कर। आपसे निवेदन करता हूँ, फुर्सत निकालकर थोड़ा समय दे सकते हो, तत्काल कुछ प्रे। गिरधीर लाल बिश्नोई जी आपसे संदेह दूर कर सकूं और अवश्य जानकारी को सबसे साझा करने में आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करवा सकूं। बिल्कुल सर, गिरधार बिश्नोई जी, हम बिल्कुल पर्सनली बात कर सकते हैं। आप हमारे आईबीसी मैनेजर से या जिनके थ्रू आप जुड़े हैं उनसे बात करें, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर होता क्या है। तो वहां पे मैं मतलब फूट फूट कर रोई, क्योंकि उन लोगों के बीच में मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी,
और मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे बात करना तक नहीं आता था, मुझे बात रखना तक नहीं आता था। पर मेरे ना दिमाग में वो जिद ना 2010 में ना पेपर पे लिख चुका था, मैं लिख चुकी थी कि मुझे जिंदगी में अगर करना है ना तो अपना बिजनेस करना है। अब ना ही मुझ जैसी लड़की के पास पैसों का सपोर्ट, ना ही घर वालों का सपोर्ट, और अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी के कारण मेरे घर वालों की जो उम्मीदें थी मुझसे पढ़ाई के मामले में थी, और कोई काम वो मुझे करने ही नहीं देते थे। पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन भी लिटरली बुरी नहीं, बहुत बुरी थी, मतलब हैंड टू माउथ वाली कंडीशन थी मेरे घर में। खाना खाना है ना तो कभी कभार प्याज से खाना खाना पड़ता था, इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन थी। तो पढ़ाई हमने कैसे करी है ना, इतनी बार वो लेटर लिखना पड़ता था कि आज हमारी फीस माफ कर दें, आज हमारी फीस माफ कर दें। इस तरीके की जो स्थिति है ना वो हमारे घर में रहती थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, हर दूसरे दिन टीचर से डांट खा रहे हैं। किताबें तो बड़ी मुश्किल संघर्षों से हम पले बड़े। एक अनऑथराइज कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ, और जन्म के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी गरीबी मैंने देखी। तो बड़े बड़े होते होते एक जुनून था, गरीबी कह रही है नहीं हो सकता, घर वाले कह रहे हैं नहीं हो सकता, माँ बाप कह रहे हैं तू पागल है। मैंने कहा बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो मेल लिख दी, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के 3 साल अपने लीडरशिप स्किल डेवलप करने में बढ़े। पर जब मैं लीडरशिप स्किल डेवलप करने गई, मुझे बोला उन्होंने आप लीडर को, आपको लीडर बना दिया है, ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली के बच्चे हैं, आपको इनको लीड करना है। अब वो बच्चे मेरी बात ही ना माने, मेरे बच्चे बात ही ना सुने। वो बच्चे कहते हैं तुम फरीदाबाद से आई हो, हम दिल्ली के बच्चे, हम बताएंगे यहाँ क्या होगा, तुम हमें लीड नहीं करोगी। तो मैं रोती थी, पता है आपको, घर आकर रोती थी मैं रात रात भर कि भैया मैं जिंदगी में करना कुछ चाहती हूँ, ये तो संघर्ष इतना बड़ा है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं दे रहा है, जिंदगी इतनी टफ है। तो ऐसी चीजें ना बहुत आई, बहुत आई। कभी जिंदगी में कुछ मेंटर्स अच्छे मिल गए बाहर, कहते हैं कि दुनिया में आपको सब कुछ प्यार जरूरी नहीं घर में मिले, बाहर भी ना बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। जैसे अगर मेरे जैसी लड़की कोई संघर्ष कर रही होगी ना, मैं सबसे पहले जाके उसका हाथ पकड़ूंगी। मेरी आवाज आ रही है रविंद्र जी, एक बार कंफर्म करेंगे? रविंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, थैंक यू सो मच। सो हुआ क्या, यहाँ पर इतना संघर्ष था कि बाहर 1-2 मेंटर मिले। एक फ्रेंड मिली बहुत अच्छी, जिसका नाम सृष्टि है, वो आज भी फ्रेंड है। उसने बोला ज्योति ये तो बस शुरुआत है संघर्षों की, तू दिल्ली में आई है, फरीदाबाद से आई है, फरीदाबाद में कुछ भी नहीं था, ये दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हर प्रकार का बंदा आता है और ये तेरी बात सुनेंगे। इसके लिए तेरे को अपने अंदर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर, ना कि रोना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने बहुत संघर्ष किया। उस टाइम पे इंटरनेट की भी बड़ी दिक्कत होती थी, छोटा सा मोबाइल होता था। यूट्यूब कैफे पे, मतलब मैं इंटरनेट कैफे पे जा जाकर ना लीडरशिप की ना आइडियाज पढ़ा करती थी, और अपनी टीम को कैसे बड़ा करना है ऐसे पढ़ा करती थी। तो वो मेरे 3 साल ना जिंदगी के बड़े संघर्ष में ही बीते। पहले मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, वहां पर मेरे को संघर्ष आए थोड़े, मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, मेरे को अलग प्रॉब्लम्स आई। फिर मैंने लीडर्स फॉर टुमारो ज्वाइन किया, वहां पर मैंने बहुत, मतलब आप मानोगे इतना मेरे को घिसा ना उन्होंने, इतना घिसा। क्योंकि क्या होता है, कोई भोला सा बंदा होता है ना, नया नया आता है, तो उसको कुछ समझते तो है नहीं, उसको सारा दिन काम करवाते हैं। तो मेरे को कभी नेहरू प्लेस भेज देते थे, कभी कहाँ भेजते, सारा दिन मैं काम करती रहती थी, करती रहती थी। पर मैंने ना काम करना ना कभी छोड़ा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं करूं क्या, मैं तो दिल्ली आ चुकी हूँ और मुझे दिल्ली में संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर मैंने संघर्ष नहीं किया ना तो मैं वापस से फरीदाबाद में उस अनऑथराइज कॉलोनी में चली जाऊंगी, और वो ऑप्शन मैं लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने दिल्ली में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, और आखिरी में 3 साल के आखिरी में मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट बन गई। यानी कि कॉलेज की एक सोसाइटी एनएसएस, आपने नाम भी सुना होगा, उसकी प्रेसिडेंट बन गई, जिसने मुझे इतना विश्वास किया कि अगर तुम किसी भी काम को पूरे संघर्ष से कर दो, मेहनत कर लो, मजाल है कि वो पूरा ना हो। दुनिया में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे, ये मुझे क्या बताएंगे। मेरी जो विल पावर है ना वो इतनी स्ट्रांग थी उस वक्त कि मैंने बड़े 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 ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर दिया। और यही बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैंने बस एक ही चीज सीखी जिंदगी में। अगर मैं आज तक अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाई हूँ, आज आपके सामने एज अ चैनल पार्टनर बैठी हूँ, वो इसके लिए ही बैठी हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, वो है जिद। जैसे मांझी जी की जिद थी ना कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसी मेरी जिद थी कि मुझे कुछ बड़ा करना। अगर मैं वो नहीं करे,
अगर मैं वो नहीं कर पाती ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अपने अंदर एक जिद पैदा करी कि कुछ मर्जी हो जाए मुझे बड़ा करना है। विवेक बिंद्रा सर भी ऐसे ही कहते हैं। विवेक बिंद्रा सर कहते हैं अगर जिंदगी में किसी को कुछ बड़ा करना है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी होना पड़े, बहुत ज्यादा। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। मतलब आप समझ सकते हो, आपके पास आज तो आप एसी में बैठे हो, आपको पता नहीं दुनिया की क्या फैसिलिटीज नहीं है कुछ बड़ा करने के लिए। टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, पता नहीं क्या क्या है सीखने के लिए। इस इंसान के पास क्या था आप बताओ? एक छेनी, एक हथौड़ा, पागलपन था। अब इस मूवी को अगर देखेंगे ना, लोग उसको डेली गालियां देते थे, डेली इसके ऊपर पत्थर मारते थे, पर ये जिद्दी था इसीलिए इसने इतिहास रचा। अगर आप भी जिद्दी है तो आप भी इतिहास रच सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू। मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं, संसार से उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो। उसके पिताजी ने बोला, उसकी मां ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है। बहुत बड़े कारण के लिए, एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूं। बड़ा जिद्दी आदमी थे। आज एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। में सोच रहा था मलाला यूसुफजाई, जो 12 साल की उम्र में वो लड़की को उसने क्या बोला, टीवी पे एक इंटरव्यू में बोल दिया, तालिबान की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालिबानी उठा, बस को खोला, बस के अंदर घुस गया उसकी स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला, वो बोली मैं हूं मलाला, और 3 गोलियां मारी, उसके सर से निकल के फट के कंधे में आ गई। और छोड़, जानते हैं आप में से कई लोग होंगे जिनका 12 साल का बच्चा होगा, 12 साल के बच्चों को 3 गोलियों से मार दो, और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला, उसी लड़की को, इतनी छोटी उम्र के अंदर। एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। आप में से
कितने लोग हैं जिनके साथ बचपन में ऐसा होता था कि वो जब जिद करते थे तो उनको उनके घर वाले डांटते थे, बोलते तू बड़ा जिद्दी है, तू बड़ा बेकार है, तू बड़ा जिद्दी है। तो ऐसा होता था क्या? क्योंकि हमारे घर वालों ने हमेशा हमें जिद्दी ना होना सिखाया है। और विवेक बिंद्रा सर कहते हैं जिद होना बहुत जरूरी, जिद होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिद्दी नहीं हो ना, जिद्दी का मतलब ये नहीं है आप उल्टी सीधी चीजों के लिए जिद करें, आप जिद करें अपने लक्ष्यों के लिए, आप जिद करें उस बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। और आपका जिद्दी होना आप क्या मानते हैं, जरूरी है या नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएं। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा करा है, मैं वजह जान सकती हूँ। अमित जी, विजय कुमार जी, लल्लन कुमार जी, आप अपना हैंड जो है वो मेरे ख्याल से यस यस का रिप्लाई दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस यस यस, रंजीत जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम, बिल्कुल यस 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 यस। तो जिद्दी होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक लाइन और बोली थी अपनी वीडियो में, वो ये कि क्या आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से बात करना चाहती हूँ, ऑर्डिनरी लोगों के लिए वेबिनार नहीं है, सॉरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए वेबिनार है। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट रखते हैं या ऑर्डिनरी माइंडसेट रखते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पर कोई भी इंसान जो बड़ा नहीं करना चाहता, जो इतिहास नहीं रचना चाहता, सॉरी ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, सॉरी मेरी गाइडेंस आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम उन्हीं लोगों से बात करना चाह रहे हैं जो डिफरेंट करना चाह रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में इतिहास रचना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया जल्दी से रिप्लाई दें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत गजब बहुत गजब। अगर आपका माइंडसेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना भाई साहब, तो आपका बगल वाला पड़ोसी सबसे पहले बैठा है, केले का छिलका रखते हैं कि तू फिसल और मैं ताली बजाऊं, तू फिसल और मैं ताली बजाऊं। तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे हैं, तू गिर तो मैं ताली बजाऊं। तुम्हारा भाई वेट कर रहा है, तो गिर तो मैं ताली बजाऊं। पर अगर ये तुम्हारी जिद, अगर तुम्हारी जिद स्ट्रांग है कुछ बड़ा करने की ना, तो डिफिकल्टीज जितनी मर्जी आ जाए तुम खड़े हो जाओगे, तुम कर लोगे कुछ बड़ा अपनी लाइफ में। मैं अगर अपने इतिहास को देखती हूँ ना, मैं आज तक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को देखती हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने सही मायनों में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट किया। मैं कभी बीएड नहीं करना चाहती थी, मैं अपना एजुकेशन का स्टार्टअप करना चाहती थी। स्टार्टअप करने के प्रोसेस में मैंने बीएड कर ली। मैंने कहा चल बीएड कर लेते हैं, घर वाले कहेंगे एक डिग्री आ गई। बट उस दौरान मैंने 2 साल इतना संघर्ष करके अलग अलग यूट्यूब चैनल और पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करी। मेरा एक स्टार्टअप का पायलट रन किया मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेल जो 2010 पहले लिखी गई थी, तब भी मैं फेल हो गई अपने स्टार्टअप को बिल्डअप करने में। मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरे को फंडिंग नहीं मिली, मैं और ज्यादा टूट गई, मैं और ज्यादा निराश हो गई। पर मैंने फिर खड़ी हुई, मैंने बोला नहीं ज्योति, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, इतिहास तो अभी रचना है, ये तो बस शुरुआत है। फिर खड़ी हुई, फिर एक फ्रेंचाइजी बिजनेस से स्टार्ट किया। पर जब फ्रेंचाइजी बिजनेस से अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ वो बिजनेस कर रहे थे, और उनको मैंने जब ज्वाइन किया तो वो -20 लाख के लॉस में थे। यानी कि मेरे को दोबारा से अपना बिजनेस तो बिल्डअप करना था, और साथ में -20 लाख का कर्जा था जो मुझे उतारना। तो जिंदगी कभी कभार ना आपको ऐसी चीजें आपके ऊपर थ्रो करती है ना, जकड़ जाता है शरीर, टूट जाता है इंसान, कहता है यार मेरे बस की नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं नौकरी कर लेता हूँ, नौकरी ठीक है, हर महीने तनख्वाह आएगी। पर मेरे पास भी तब वो ऑप्शन था। मेरे घर वाले मुझे लिटरली बहुत ज्यादा सुनाते थे। एक बार तो पापा ने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, बोला तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा, ऐसी लड़की होती है क्या, बिजनेस बड़ा करेगी, तेरे को भला है नौकरी करने को, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। इस तरीके की बातें थी जो मुझे सुननी पड़ती थी। पर मैंने ना, मेरी जो जिद थी ना अपने आप को बड़ा देखने की, वो ना किसी से भी बड़ी थी। तो मैंने अपने पापा को बोला मुझे कुछ समय दे दो, मैं अपना बिजनेस बिल्डअप करूंगी, मुझे बस इतना समय चाहिए और मैं सब कुछ अपने आप मैनेज करूंगी, मेरी शादी में अपने आप मैनेज करूंगी, मैं सब कुछ अपने आप मैनेज करूंगी। वो शर्त मैंने रखी और मैंने वो मैनेज करके दिखाया। आज वही मेरे पापा वेट करते हैं कि कब मेरी बेटी कार लेकर आएगी और मुझे घुमाने लेके जाएगी। तो वही पिताजी मेरे से नाराज हुआ करते थे कि तू बिजनेस क्यों कर रही है, बिजनेस की शुरुआत भी क्यों करी है, लड़कियां कोई बिजनेस करती है क्या। ये लाइन मुझे बार बार सुनने को मिलती थी, लड़कियां बिजनेस करती है, लड़कियां घर से बाहर निकलती है। मैंने कहा वो दिन चले गए भाई साहब, वो खत्म हो गया दिन, अब कुछ नया करने का जमाना आ गया। तो आप में से कितने लोगों को तो कम से कम ये नहीं सुनने मिलता होगा कि आदमी होकर बिजनेस करेगा क्या।
हमें तो ये भी सुनने को मिलता है औरत तो कर बिजनेस करेगी क्या। तो आपके पास ये एडवांटेज है मेरे से ज्यादा। तो चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल आएंगे। बात ये है कि सिर्फ इस दुनिया में ना 2% लोगों के पास ना 97% लोगों का पैसा है, 98% लोगों का पैसा है, 2% लोगों के पास। पता है क्यों? क्योंकि ये 2% लोग जिद्दी थे, इनको इतिहास रचना था, इनको चैलेंजेस इतने सारे आए पर ये रुके नहीं। मैंने कर्जा तो उतारा, साथ में कोचिंग सेंटर बिल्डअप किया, कोचिंग सेंटर को बिल्डअप करके वहां से प्रॉफिट कमाया, तब जाके मैंने बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली, चैनल पार्टनर बनी मैं बड़ा बिजनेस में, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली बात थी, बट मैंने किया। और उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन लग गया, दोबारा से मेरा कोचिंग सेंटर जहाँ से पैसे आते थे वो बंद हो गया कोरोना की वजह से। फिर दोबारा वो हंसी मजाक का माहौल नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल था कि आपके पास पैसे नहीं है और आपका जितना पैसा आपने कमाया था वो सारा आप एक बिजनेस में लगा चुके हो, आपकी हर महीने की EMI जाती है लोन की, और आप दोबारा से संघर्ष में। मैं दोबारा से संघर्ष में थी, दोबारा से स्ट्रगल में थी। एनीवे मेरे पार्टनर ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे पुश किया, मैंने बहुत बहुत संघर्ष किया। मैंने शादी भी जब सिंपल तरीके से करी ना तो मुझे सोसाइटी ने बहुत ताने दिए, बहुत ताने सुने मैंने लोगों से। आज आपको हंसते हुए बता रही हूँ पर हंसते हुए सिचुएशन नहीं थी, बहुत ताने सुनने को मिले मुझे। और ताने सुनते सुनते मैंने एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैंने फिर दोबारा से बड़ा बिजनेस बिल्डअप किया, और बड़ा बिजनेस से हमने 4 करोड़ प्लस का रेवेन्यू किया। तो आसान नहीं था भाई साहब, इतना ही आसान होता ना तो हर कोई कर लेता, आसान नहीं होता। आसान होता ना तो फिर लोग जॉब नहीं करते। अगर बिजनेस करना इतना आसान होता तो आज सब लोग बिजनेस कर रहे होते। पता है आपको, मोदी जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला आत्मनिर्भर भारत। भाई साहब मेरे बस की नहीं है, नौकरियां नहीं है, सुधर जाओ, मान जाओ। पर अमित जी, विजय जी, ललन जी हम मान ही नहीं रहे, हम जिद में लटके हैं। हम नहीं, हम तो नौकरी ही करेगा, हम तो 15,000 की नौकरी ही करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो कल निकाल देगा पर मैं 15,000 की नौकरी करेगा। 15,000 की नहीं मिलेगी, 50,000 की करेगा, 20,000 की करेगा, 10,000 की करेगा, पर मैं नौकरी करेगा। क्यों? क्योंकि नौकर बन के रहने में हमारा जो बिंद्रा जी कहते हैं एक ना हाथी था, उसको ना एक बार जंजीरों से बांध दिया गया और 20 साल तक उसको जंजीरों से बांधा गया। उसके बाद 20 साल बाद जंजीर हटा दी तो हाथी ना 20 साल बाद भी हिला नहीं। हाथी कहता है मैंने जाना ही नहीं है कहीं। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है आज की डेट में जॉब के प्रति कि हमें लगता है भाई साहब अब नहीं होगा, 40 साल की उम्र में अब नहीं होता बिजनेस, 30 साल की उम्र में नहीं है यार। नहीं, मैं यंग लोगों से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कर क्या रहे हो जीवन में, कहते नौकरी कर रहे हैं। मैं तो क्यों कर रहे हो? कहते हैं मैम पैसे नहीं है हमारे पास, अभी नहीं है हमारी कंडीशन में, रिस्क नहीं ले सकता। तो अभी हाल फिलहाल में मैं बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं पता है, एक टोस्टमास्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। मैं वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन भी हूँ। तो वहां पर जब मैं लोगों को बात करती हूँ ना, उनको बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि ऐसे स्पीच लिखनी है, ऐसे बोलना है, ये बोलना है। तो जब बात करते करते पता चलता है वो नौकरी करते हैं, तो नौकरी क्यों करते हो? बोले मैम घर में कंडीशन खराब है। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? बोले 70,000 रुपए मैं कमा लेता हूँ, बट अभी पापा है नहीं, ये वो। मैंने कहा कब सोच रहे हो, कब बिजनेस करोगे? कहते देखता हूँ 2-3 साल बाद। मैंने कहा नहीं कर पाओगे बिजनेस 2-3 साल बाद, तुम्हें तो आदत पड़ जाएगी, तुम्हारे ऑफिस में रहना खाना सब कुछ फ्री मिलता है, तुम क्यों करोगे नौकरी, क्यों करोगे बिजनेस? तो बिजनेस करने में ना संघर्ष तो आएगा, ये बात मैं आपको आज बता रही हूँ, मैंने ये सारा संघर्ष फेस किया है। बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट रखते हो ना, प्लीज कृपया करके अपनी जिंदगी ना व्यर्थ ना करें एक एवरेज जॉब कर कर। आज ही डिसीजन ले कुछ बड़ा करने का। तो मैंने जब स्टार्टअप करा तो मेरे को लिटरली ना मतलब मुंह के बल गिरी, मैं मुंह के बल गिरी, यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तब मैंने डिसीजन लिया मुझे फ्रेंचाइजी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंचाइजी बिजनेस को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होता है कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो है जो इतिहास रच रहे हैं, आप उनके साथ में रखकर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हो। पहली बात, ये सेशन मैंने 11 बजे रखा, ये मेरी मर्जी थी। मैं अपने घर पे बैठ के ये सेशन लूंगी, ऑफिस में बैठ के लूंगी, ये भी मेरी मर्जी है, क्योंकि जूम पे ये सेशन लेना है। मैं अपने घर पे बैठ के भी उतना कमा सकती हूँ जितना मैं ऑफिस में बैठ के कमा सकती हूँ। मुझे मेरी कमाई करने के लिए घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है आज की डेट में। और सेम एक IBC को करना होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को करना होता है। वो अपने घर पे बैठ के अपने स्पेस पे बैठ के कमा सकता है, अपने स्पेस के बैठ के अर्न कर सकता है। अब वो करने के लिए उसको चैलेंज आएगा या नहीं आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा, वो एक अलग बात है। बट अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट रखता है ना,
वो कुछ भी कर सकता है। मेरे पास यहाँ पे रविंद्र जी है, पूजा मैडम है, अमित जी है। अमित जी मारुति कंपनी में जॉब किया करते थे, बिल्कुल ही एक वर्कर लेवल पे जॉब किया करते थे, पर इस इंसान का ना माइंडसेट बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इसने कहा मैंने इतिहास रचना है। कहते मैंने इतिहास रचना है। मैम आने दो, संघर्ष आने दो। 1 साल लग गया इनको वो जॉब छोड़ने में, बट इन्होंने अपने माइंडसेट को डेवलप किया, इतना डेवलप किया, इतना स्ट्रांगली डेवलप किया कि आज 1 लाख प्लस का प्रॉफिट है जो ये करते हैं। अमित जी, कोई ऐसा हमारा आईबीसी नहीं है जो बहुत बहुत कुछ आता था और फिर आकर यहाँ पर एकदम से कुछ बड़ा कर दिया। नहीं, ये सारे वो एवरेज लोग हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते थे, इन्होंने संघर्ष किया। हमारे साथ रविंद्र जी हैं, 7,000 की नौकरी करते थे, पूरी रात इनकी नौकरी होती थी और सुबह सुबह मेरे सेशन में आ जाते थे मॉर्निंग में और पूरे दिन बैठ के काम करते थे आईबीसी के लिए। और करते करते 7,000 से सीधा 70,000 रुपए कमा लिए और 70,000 रुपए कमा के सब कुछ छोड़ छाड़ के गुड़गांव में आज हमारे ऑफिस में बैठे। अभी आप देख सकते हैं रविंद्र जी को ऑफिस में ही बैठे हैं, कोट पैंट पहन के बैठे हैं। मतलब वो इंसान जो 7,000 रुपए कमा रहा था, आईटीआई से पास आउट था, वो 70,000 रुपए कमा लिया उसने, क्योंकि उसका माइंडसेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के लिए ना भाई साहब संघर्ष करना पड़ता है, माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है, आपको अच्छे मेंटर्स के साथ रहना पड़ता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रही हूँ, अपनी पूरी एनर्जी लगा रही हूँ आप लोगों को बेटर बनाने में। आज हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े हैं, हमारे बहुत सारे आईबीसी पुराने नए सारे जुड़े हैं। हर संडे ये सेशन लेती हूँ, अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं आगे बढ़ गई और आप लोग पीछे रह गए ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे जैसे लोग आज भी जगह जगह रहते हैं और आज भी उनको प्रॉब्लम फेस होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कुछ भी काम में कर सकते हैं, पर उसके लिए वो समय देना पड़ता है और सबसे बड़ी बात पेशेंस रखना पड़ता है। आप तो जो अगर हमारे आईबीसी बनते हो ना, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको बुलेट भी देते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपका अच्छा काम करने में आपको टैब देते हैं, आईफोन देते हैं, वॉच देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। पर मांझी जी को तो कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा था, फिर भी मांझी जी लगे रहे। तो ये इतिहास रचने के लिए ना अपना जो माइंडसेट है ना, उसके अंदर जो सब्र है वो बहुत जरूरी है। आज हो सकता है कि आपका भाई, हो सकता है आपका अपना भाई, हो सकता है आपकी अपनी बहन, हो सकता है आपका अपना पड़ोसी, वो 4 कारें लेके बैठा हो, 2 कारें लेके बैठा हो और आपके पास आज कुछ भी ना हो। पर क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हो ना, तो आप घबराना मत, क्योंकि ना कल आपके घर के बाहर रॉयल रोड्स खड़ी होगी, एक बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी और वो लोगों के पास 4 छोटी गाड़ियां होंगी। तो वो दिन भी आएगा, वो इतिहास भी रचने के लिए तैयार रहना। आप सबसे मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, गिरदार जी मैंने आपको बोल दिया है, आप बात कर सकते हैं। आपको अभी मैं क्वेश्चन आंसर लूंगी, बट अभी के लिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम इस बात पे फोकस करें कि इतिहास रचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमें कदम लेना पड़ेगा, पहला कदम लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहला कदम लिया था अपने लीडरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए। कॉलेज में मैं चली गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर मैं रोई भी हूँ, मेरे को बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। अगर आपको एक्चुअली में कुछ बड़ा करना है ना, सबसे पहला डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को ज्वाइन कर लें आप। और फ्रेंचाइजी बिजनेस को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि उसको ज्वाइन कर लिया, उसको ज्वाइन करने के बाद वहां पर काम करें और वो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करें। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा साम्राज्य दे देंगे ना कि उसके बाद तो ना आप इस जीवन में ना बड़े बड़े स्टार्टअप क्या कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की लर्निंग को लेकर आपको क्या लगता है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पार्टनर आप बन जाएंगे, वो आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है। आपको क्या लगता है वो लर्निंग लेने के बाद आप ऑर्डिनरी रहेंगे क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे क्या? बनना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कदम आपको उठाना नहीं है, डिसीजन आपको लेना नहीं है, पर बनना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सॉरी भाई साहब, नहीं हो पाएगा। कदम तो लेना पड़ेगा, पहला स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप आईबीसी नहीं बने तो सबसे पहले आईबीसी ज्वाइन करें। अगर आप आईबीसी बन गए हैं तो मेरी मॉर्निंग की ट्रेनिंग ज्वाइन करें डेली। हमारा एक स्पेशल बैच है, उसके बारे में आप
मैम से पूछे, जहां पर वेबिनार में कस्टमर से कैसे बात करते हैं, फॉलो अप कैसे लेते हैं, सारी बातें A to Z हम सिखाएंगे। तो अपने आईबीसी मैनेजर को तुरंत इस वेबिनार के होते ही कॉल करें, उनसे बात करें, उनसे पूछे ये स्पेशल बैच क्या है। सुमित जी क्या करना है, फोन करके क्या करना है, एक बार सारे करें मेरे सामने, फोन करके क्या करना है, स्पेशल बैच क्या है, क्या है ये स्पेशल बैच, बात करें उनसे, उनसे पूछें स्पेशल बैच क्या है, वो आपको बताएंगे स्पेशल बैच क्या है, और उसको ज्वाइन करें। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग्स में सबको नहीं देती, क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहा है ना, कोई इतिहास रचना चाह रहा है, वही मेरी टीम का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास नहीं रचना चाह रहा ना, वो तो मुझे भी नहीं रचने देगा इतिहास, वो तो मुझे भी पीछे कर देगा। वो मुझे कहेगा पहले दुनिया कम है कि मैं आपको भी और सुनूं और पूछूं, नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे चाहिए वो लोग जो कहे हो सकता है, पॉसिबल है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, सचिन जी हैं, अमित जी हैं, कि जब हमारी बात होती है बिजनेस को लेकर, मैम बिजनेस हो गया, हो जाएगा, इस तरीके के पॉजिटिव माइंडसेट के टीम में हमारे लोग हैं जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट काम कर रहे हैं और लाखों रुपए में कमा रहे हैं। आईबीसी बनना बड़ी बात नहीं, आईबीसी बनने के बाद, आईबीसी बनना पहला कदम है। आईबीसी बनने के बाद आप जब मेरी एक्सक्लूसिव रेगुलर ट्रेनिंग लेंगे, इसी समय पे डेली मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, पर संडे की ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट रखती हूँ सबके लिए। कस्टमर्स भी आए हमारे, और हमारे आईबीसी पुराने नए जितने भी आईबीसी है सबके लिए ट्रेनिंग कॉमन रहती है। बट मंडे टू सैटरडे में एक्सक्लूसिव बैच को ट्रेनिंग देती हूँ, जो कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो तुरंत आप उनको कॉल करें, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, उनको बोले मेरे आईबीसी मैनेजर से बात करो। ये आईबीसी मैनेजर कौन है, आईबीसी मैनेजर से बात करो, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करें। अगर जरूरत पड़ती है उनको बोलो ज्योति मैम से हमारी मीटिंग करवाओ, मेरे से मीटिंग करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना ही बनना है, बिल्कुल रविंद्र जी, बनना ही बनना है और बनेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। हम जिस जर्नी पे चल रहे हैं ना रविंद्र जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से भी बहुत ऊपर जाएंगे, पीछे नहीं छूटने वाले। आप में से बहुत सारे लोग हमारे गुड़गांव के आईबीसी बुलेट राजा बनेंगे, बहुत बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में जाएंगे, नवरत्न बनेंगे, आरईसी बन चुके हैं हमारे, कुछ आईबीसी इस मंथ क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ आईबीसी हमारे टीएमसी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और टीएमसी के लिए तो पिछले 2 महीनों से हमारे आईबीसी रेगुलरली क्वालिफाई करते जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो हमारा कल्चर बिल्डअप हो चुका है गुड़गांव ब्रांच का, जिस तरीके से हमारे आईबीसी लगे हुए हैं, इतने बढ़िया विजन के साथ हम सब चल रहे हैं। आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर 1 करोड़ का बिजनेस और करने का प्लान चल रहा है हमारा, और बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी की तरफ हम निकल चुके हैं। और तो और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हमको हमारे थिंक टैंक में भी रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को पता है कि क्योंकि ज्योति मैम इतिहास रचने वाली है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी टीम में भी रखा है, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि ज्योति मैम अगर मेरी टीम में रहेंगी ना तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गजब होने वाला है। आइए वो एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाती हूँ फर्स्ट थिंक टैंक की, जहां पर मैं हूँ और अकेली मैं ही हूँ। द्वारा इस ऐप पर आप 1-on-1। हाँ जी, कैसे हैं सारे लोग? आज आपको गुड न्यूज़ दे दें, ये हमारे सबसे बड़े लीडर्स हैं जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज चलाते हैं देश भर में। जयपुर के हमारे लीडर्स हैं, लखनऊ के लीडर्स हैं, वो पीछे अहमदाबाद के भी लीडर हैं, हैदराबाद से भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो सभी जगह से आए हैं, इलाहाबाद से भी आए हुए हैं। तो आई थिंक पीपल हैव कम फ्रॉम अक्रॉस, बट ये सारे वो लोग हैं, ये नॉर्मल फ्रेंचाइजीज नहीं है हमारे। इनको हमने पहला बैच घोषित किया है थिंक टैंक ऑफ, इनको हमने पहला बैच घोषित किया है अक्रॉस, बट ये सारे वो लोग हैं, ये नॉर्मल फ्रेंचाइजीज नहीं है हमारे। इनको हमने पहला बैच घोषित किया है थिंक टैंक ऑफ बड़ा बिजनेस। कब ऑन क्या बड़ा बिजनेस, तो इनके लिए ताली तो होनी चाहिए आप। ये आप देख पा रहे हैं इतने सारे जेंट्स में एक अकेली महिला हूं मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ गुड़गांव ब्रांच से। तो ये जो थिंक टैंक है, इसका मतलब यहाँ पर हम हर बार मिलते हैं हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए। जैसे बड़े बड़े हॉर्सेस स्टेबल शो का नाम सुनते हो, बड़ा भारत शो का नाम सुनते हो, उस कमेटी का मैं पार्ट हूँ जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं और हर महीने हम बेटर चीजें लेकर आते हैं हमारे आईबीसी और हमारे कस्टमर्स के लिए। तो
दिस वाज आवर फर्स्ट थिंक टैंक ऑफ बड़ा बिजनेस। आप सबको देख सकते हो, पीछे साहिब तक मैं जा रहा हूं और गगन, ओ पीछे सुनील सर भी हैं, वो देख रहे हैं आपको। सुनील सर लंबे से स्मार्ट से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ, सबके पास है विश्वास जी, कुणाल जी, और एक गुड़गांव से भी है हमारे साथ में, तो भुवनेश्वर से। हाँ भाई कैसे ये तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से सुना। आपने देखा कि आई एम द पार्ट ऑफ फर्स्ट थिंक टैंक। तो सेम जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को अपनी टीम में एनर्जेटिक लोग चाहिए ना, मुझे भी एनर्जेटिक लोग चाहिए अपनी टीम में। मुझे भी वो लोग चाहिए जो इतिहास रचना चाहते हैं। तो ये तो चलेगा ही दुनिया में। और अगर आप सही में इतिहास रचना चाहते हो तो तुरंत डिसीजन लें आईबीसी बनने का, अगर आप अभी तक आईबीसी नहीं बने हो। क्योंकि 30 जून के बाद हमारा प्राइस 30,000 सीधा बढ़ जाएगा, और 30,000 ज्यादा प्राइस होने के बाद आप पछताओगे, बोलोगे मैम आपके तो संडे वाले सेशन में भी आया था, तब बता देते मैम। तो फिर जब मौका चला गया तो चला गया, फिर नहीं आएगा दोबारा। फिर मत बोलना मैम मौका ले आओ, नहीं लेके आ पाएंगे। सिंपल सी बात है। बड़ी बड़ी तसल्ली के साथ डिस्कशन हुई है हमारी, और 30,000 का प्राइस है जो बढ़ने वाला है 1 जुलाई से। और ये प्राइस ना एक्चुअली ना 19 जून को हमने खत्म कर दिया था। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे धारा 144 लगी और प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने हाथ जोड़ के विनती बोली मैम पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या करें बताओ, बनना चाह रहे हैं आईबीसी। तो ऐसे हमारे एक नहीं बहुत सारे हमारे चैनल पार्टनर्स, तब हमारी थिंक टैंक में डिस्कशन हुई कि हम इस ऑफर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, पर इस कसम के साथ कि सर 30 जून लास्ट डेट है, फिर नहीं करेंगे एक्सटेंड। सिंपल सी बात है, सुन लो ध्यान से, 30 जून लास्ट है, फिर नहीं करेंगे। तो अगर आप हमारे आईबीसी हैं और आप किसी की जिंदगी बदलना चाहते हैं, किसी को आईबीसी बनाना चाहते हैं, तो ये लास्ट डेट है, इस तक उनको बता दो कि भैया फिर मत बोलना पहले नहीं बताया कि आईबीसी का प्राइस बढ़ने वाला है। आपके घर में अगर कोई सोच रहा था आईबीसी बनने का, तो उसको बता दो प्राइस बढ़ जाएगा, फिर नहीं बन पाओगे। फिर बाद में मत बोलना प्राइस बढ़ गया, फिर महंगे प्राइस पे बनना पड़ेगा। उसके अलावा आप अगर आईबीसी हो तो आप अपने साथ जो लोग आज आपके साथ यहाँ पे कस्टमर जुड़े, उनको दोबारा से बता देना सर 30,000 प्राइस बढ़ जाएगा, फिर मत बाद में बोलना। तो आपको बहुत सारे लोगों ने बोल भी रखा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबसे बस मेरी एक छोटी सी मैं मैसेज चाहती हूँ आप सबसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या एक पहला कदम है जो आज आप लेंगे अपनी जिंदगी में। अगर आप हमारे आईबीसी हैं तो भी बताएं, अगर आप हमारे आईबीसी स्पेशल बैच के हैं तो भी बताएं, अगर आप हमारे आईबीसी हैं या फिर बनने का सोच रहे हैं अभी भी, तो भी हमें बताएं जल्दी से चैट बॉक्स पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आप क्या सोच रहे हो। विनय जी कह रहे हैं जिद्दी होंगे। सुमित शर्मा जी, मेरा गुड नेम ज्योति हसीजा है, कुछ भी करना है। विकास सिंह जी, आज एक पहला कदम क्या लेंगे आप। कोई किताब है जो आप उठाने वाले हैं पढ़ने के लिए, अगर आप मेरे स्पेशल बैच के आईबीसी हैं। अगर आप, मैडम मैंने नहीं देखा आपका वीडियो, सर क्यों नहीं देखा आपने मेरा वीडियो। नारायण जी, आप जिनके थ्रू आए हैं उनको बोले दोबारा से आपको वो वीडियो दिखाने, वो दिखा देंगे। जुनून, आईबीसी ज्वाइन करना है, विकास सिंह जी कह रहे हैं। उत्तम जी कह रहे हैं नॉलेज गेन करनी है, ज्यादा मतलब GZADR। बाबुल जी कह रहे हैं बाबुल। पॉल जी कह रहे हैं GADR। हाँ जी। प्रवीण भाई जी, कम प्रति पागल बनना है, काम के प्रति पागल बनना है। सुमित शर्मा जी कह रहे हैं आई वांट टू बिकम अ ग्रेट बड़ा बिजनेस। ओके वेरी गुड। जुनून ज्वाइन करना है, करने का, नॉलेज लेनी है और बांटनी है। क्या बात, बहुत बढ़िया, गजब। स्टार्ट एक्टिविटीज। अश्वनी जी कह रहे हैं ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, सबसे पहले आईबीसी बनना है। बहुत बढ़िया रंजीत जी, पेमेंट कंप्लीट करवाओ अपनी और जल्दी से आईबीसी बनो। आपने अपना टोकन अमाउंट आप हमें दे चुके हैं और बचा हुआ पेमेंट, आई थिंक आप मोर देन 50% पेमेंट कर चुके हैं, थोड़ा सा पेमेंट बचा है, वो अपना कंप्लीट करें रंजीत जी। ओके गजब। जिन्होंने नहीं लिखा रिप्लाई वो भी जल्दी से लिख दे, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो देखो भाई साहब, पहला कदम लेना पड़ेगा। अगर आईबीसी नहीं बने तो पहला कदम लो, आईबीसी बनो। सबसे पहला कदम लो, आईबीसी बनो, रेट बढ़ जाएगा फिर बाद में मत बोलना। और आईबीसी अगर बन गए हो तो सबसे पहला कदम लो, स्पेशल बैच ज्वाइन करो। अगर स्पेशल बैच ज्वाइन करा है तो स्पेशल बैच में रेगुलर मीटिंग अटेंड करो, और रेगुलर मीटिंग अटेंड करने के बाद रेगुलरली काम करो, अपनी शीट को मेंटेन करो। शीट को मेंटेन करने के साथ साथ वो रेगुलर उस पैटर्न में काम करो जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको बताया, जो डेली ट्रेनिंग में मैं आपको बताती हूँ। मेरी बात को मानो, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करा करो, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। खड़ा धोना पड़ेगा। विकास सिंह जी, आई रेडी।
ओके, आई रेडी बट वेट। गिरधार लाल जी, गिरधार लाल बिश्नोई जी, आपको अगर कोई बात करनी हो तो आप जिनके थ्रू आए उनको बोले IBC मैनेजर के थ्रू मेरे को कनेक्ट करवा दें। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबसे मैं यहीं पर बहुत बहुत चाहती हूँ आप मुझे अनुमति दें इस सेशन को खत्म करने की। 2 लाख कमाना है रविंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। आप तो सर नवरत्न बनेंगे, बहुत आगे जाएंगे। एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है, पागल बनना है, हौसला करके। सचिन राजपूत जी, 3 लाख कमाना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकुर जी, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। मेरे बहुत सारे IBC स्पेशल बैच के IBC का भी रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे REC जाना है। मैम आप जाओगे ही जाओगे REC, जिस तरीके से मैम आप काम कर रहे हो, वेरी गुड पूजा मैम। अनलिमिटेड, अमित कुमार सूर्यांशु जी कह रहे हैं अनलिमिटेड। तो आज शुरू कर दो। मेरा सेशन लेने से, इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रेम पूर्वक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अपनी जिंदगी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे, जिद को पकड़ेंगे, इतिहास रचेंगे, क्योंकि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट।